Hello everyone, welcome to the most elegant institute of Central India, the Prayagraj Institute, directed by Sandeep sir. Myself Rahul here from the platform of Prayagraj Institute, going to discuss about the IMF and how the IMF has been formed and what its function and what are its characteristics and how it works. So the IMF form कैसे हुआ? In 1944, the IMF यूएन कॉन्फ्रेंस हुई एक, उसमें आईएमएफ का फॉर्मेशन जो है इनिशिएट किया गया और वर्ल्ड बैंक का भी साथ में। तो इसके लिए न्यू हैम्पशायर में ये कॉन्फ्रेंस होती है। इसका मेन मोटिव था कि जो 1929 से लेकर 1939 तक जो ग्रेट डिप्रेशन आया था और एक और जो कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन का जो दौर चला था 1940s में, जिसमें कि कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन में प्राइजेस फॉल कर देती थी कंट्रीज़ अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो चीज़ दोबारा ना हो उसके लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी का फॉर्मेशन ज़रूरी था। तो आईएमएफ का फॉर्मेशन होता है और इसमें 44 जो एलाइड नेशंस थे उनका पार्टिसिपेशन रहता है और इंक्लूडेडली इंडिया भी उस टाइम एलाइड नेशन का पार्ट था ड्यू टू ब्रिटिश एम्पायर। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में रखा गया और 27 दिसंबर 1945 को इसका फॉर्मल फॉर्मेशन हुआ। और इसकी आज करंट में जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं, बल्गेरिया की इकोनॉमिस्ट हैं, वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं इसकी गीता गोपीनाथ, इंडियन ओरिजिन की, वो फर्स्ट वुमेन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की। और इसके बाद इसमें अभी लेटेस्टली 189 जो मेंबर है, नौरू जिसकी कैपिटल है येरेन ओशियाना में ये पड़ता है, वो यहाँ पे ऐड हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आईएमएफ है उसमें इंडिया 3 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान। और इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो है राकेश मोहन, वो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूडिंगली 3 अदर मेंबर कंट्रीज़। सो द आईएमएफ में सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैसा आता कहाँ से है और ये होता क्या है। तो आईएमएफ बेसिकली एक फ़ंड है, ना तो ये कोई बैंक है, ना ये लैंडिंग करता है, ना डिपॉजिट करता है। आईएमएफ एक पूल फंड है जिसमें कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 189, वो पूल फंड इकट्ठा करती हैं। उसके बाद उस फंड को जो नीडी कंट्रीज़ होती हैं उनको सर्कुलेट किया जाता है। तो इसके लिए इनने एक कोटा सिस्टम फॉर्म किया है। जो कोटा सिस्टम है वो बेस्ड ऑन रिलेटिव इकोनॉमी, यानी कि जिस कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड में के जो रिलेटिव कंपैरिजन में ज़्यादा होगी उसके हिसाब से उनका कोटा फिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया का कोटा जो है 2.44% है। इसका मतलब है कि 12.5 बिलियन यूएस डॉलर। तो यहाँ पे आईएमएफ का जो कोटा है उसको फुलफ़िल कैसे किया जाता है, जिसमें 25% गोल्ड या यूएस डॉलर में वहाँ पे रखना होता है और 75% डोमेस्टिक करेंसी में डिपॉजिट करना होता है। और इसके लिए इंडिया की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ पे एक गवर्नर्स बोर्ड होता है आईएमएफ में, जो मेजर डिसीजंस लेता है कि कहाँ पे किस कंट्री को क्या फ़ंड एलोकेट करना है। तो उसमें एवरी कंट्री मेंबर उनका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। और इंडिया इंटरेस्टिंगली 13th लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है आईएमएफ में 12.5 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। अब हम बात करते हैं एसडीआर की, स्टैंडिंग डिपॉजिट स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक ऐसी फैसिलिटी है जो 1969 में आईएमएफ में ऐड की गई और बाद में ऐड की गई। इसका मोटिव कुछ ऐसा था कि ग्लोबली जो करेंसीज़ हैं उनको एक ऐसे वे में लाया जाए जिसमें कि वो करेंसी भी ना हो और करेंसी का काम भी करे, जिससे कि एक पूल क्रिएट हो और उस पूल को कंट्रीज़ अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। तो स्पेशल ड्राइंग राइट 1969 में फॉर्म्ड होता है। उसके बाद इसमें 4 कंट्रीज़ को जोड़ा जाता है, यूएस डॉलर, जापानीज़ युआन और पौंड स्टर्लिंग। और जो चाइनीज़ रेमनन भी है इसको 2015 में ऐड किया जाता है और इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जो कंटिजेंसी के फॉर्म में यूज़ होती है, ना कि रेगुलर फॉर्म में। तो एसडीआर जब फॉर्म हुआ तो इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। लोगों ने ये भी बोला कि इसको यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए शायद मेंबर कंट्रीज़ ने इनिशिएट किया है, लेकिन ये एक ऐसी करेंसी है कि ना तो ये करेंसी है ना इसको कोई क्लेम कर सकता है। और इसको एक यूज़ के फॉर्म में किया जाता है कि जैसे पौंड स्टर्लिंग हुआ और यूएस डॉलर हुआ, तो ये करेंसीज़ इन पे क्लेम कर सकते हैं, ना कि आईएमएफ पे। जैसे कि इंडिया के पास
SDR है ऑलमोस्ट 12.5 बिलियन US डॉलर का, और इंडिया की कैपेसिटी है 200% बोरोइंग की, यानी कि 25 बिलियन US डॉलर यहाँ पे इंडिया विड्रॉ कर सकता है SDR के फॉर्म में। लेकिन ये जो SDR है इंडिया इसको IMF पे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो ये करेंसी है और ना ही ये IMF की लैंडिंग पावर है। इसमें क्या होता है कि IMF ना तो एक कंट्री है, अगर IMF एक कंट्री होता तो इसको करेंसी रिकॉग्नाइज कर देते। तो इसके लिए ये जो 25 बिलियन US डॉलर है इंडिया क्लेम कर सकता है US पे, यूरो पे, जापानीज येन पे और चाइनीज़ रेमनिंबी पे। ये जो चाइनीज़ रेमनिंबी है इसको किस वजह से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इसका एक रीज़न है क्योंकि चाइना 2015 से लेके अभी तक इंडिया के पहले है अभी, और इसको एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के तौर पे देखा गया है वर्ल्ड का, और वर्ल्ड का इसको मैन्युफैक्चरिंग हब भी देखा जाने लगा है। तो यहाँ पे इसलिए इसको यहाँ पे चाइनीज़ रेमनिंबी को भी यहाँ पे जोड़ा गया है अभी। और ये जो SDR बास्केट है, अब आप कहोगे कि SDR का जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होता है कि एक SDR की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होगा, इसकी एक की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए जो US डॉलर की यहाँ पे वैल्यू है वो 41% है, और यूरो 30%, 10%, जापानीज येन 10%, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज़ रेमनिंबी। तो इन सभी का एक पूल बना के इनका एवरेज निकाला जाएगा, और जो भी एवरेज निकलेगा वो एक SDR की वैल्यू होगी। तो एक SDR के बराबर इनकी एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 SDR। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स यहाँ पे IMF रिलीज़ करता है, उन सब में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें कि इन्होंने अब की बार इंडिया की 2022 की ग्रोथ रेट रखी है 8.88%, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसमें 5th लार्जेस्ट नॉमिनल GDP में इंडिया को रखा गया है। नॉमिनल GDP का मतलब है कि जो करंट इंडिया की इकोनॉमी है उसको कांस्टेंट वैल्यू से जोड़ के देखा तो उसको यहाँ पर नॉमिनल GDP में रखा जाता है, लेकिन ये करेक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें 5th लार्जेस्ट नॉमिनल GDP में इंडिया को बताया गया है। और इसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके फंक्शंस हैं कि ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये इनिशिएट करता है ग्लोबल प्रमोशन ऑफ ट्रेड। यहाँ पे WTO के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रमोशन करता है ग्लोबल ट्रेड का, और दूसरा ये लेबर्स को भी प्रमोट करता है। तो ये दो कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं, और इस बार UPSC में भी पूछा गया था पहला ही कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, जो UPSC का सेट 1 का क्वेश्चन ये था, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी वो भी IMF रिलीज़ करता है। और अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो IMF बेल आउट पैकेज देता है, तो बेल आउट पैकेज होता क्या है और ये क्यों हुआ। बेल आउट पैकेज एक ऐसा पैकेज है जिसमें कि जो कंट्री फॉल डाउन करती है इकोनॉमिक फॉल डाउन जिसका हो जाता है, जिसका BOP क्रैश कर जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसको IMF एक बेल आउट पैकेज रिलीज़ करता है। वो कब होता है, जब 189 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो 85% वोट यहाँ पे देंगी, तो बेल आउट पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा उनको। जैसे पाकिस्तान को अभी बेल आउट पैकेज मिला है और श्रीलंका उसके लिए आज भी स्ट्रगल कर रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।